दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की जनरेशन को यदि 5 किलो 10 किलो वज़न उठाना पड़े तो वो कहने लगते हैं कि उनकी कमर में दर्द हो गया, उनको हर्निएटेड डिस्क हो गया, उनको स्लिप डिस्क हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड के, हमारे पहाड़ों के, जो हमारे दादियाँ और परदादियों के ज़माने की जो महिलाएँ होती थी, वो 30 किलो 40 किलो 50 किलो का वज़न अपने सर पे उठा के रोज़ चढ़ाई चढ़ती थी और फिर भी उनमें हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क जैसी जो समस्या है वो बहुत कम देखने को मिलती थी। ऐसा क्या था उनके शरीर में, ऐसा क्या था उनके स्टाइल में जो आज की जनरेशन खो चुकी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले रीढ़ की हड्डी को समझना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, ये हमारी टोटल हाइट का 2/5वां भाग बनाती है। मान लो किसी व्यक्ति की हाइट 5 फीट है तो उसके स्पाइनल कॉलम की जो हाइट है वो 2 फीट होने वाली है। लेकिन यदि हम एक जनरल वे में बात करें तो एक एडल्ट मेल में स्पाइनल कॉलम की जो हाइट है वो 71 सेंटीमीटर होती है, जबकि एक एडल्ट फीमेल में ये 61 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो स्पाइनल कॉलम है ये सिंगल बोन की नहीं बनी होती है, बल्कि ये एक सीरीज ऑफ बोन की बनी होती है जिसको हम वर्टिब्रे कहते हैं। और ऐसे 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं हमारे स्पाइनल कॉलम में। C1 से C7 हमारे नेक रीजन में, T1 से T12 हमारे थोरेकिक रीजन में, L1 से L5 हमारे लंबर रीजन में यानी जो कमर वाला रीजन है, और एक सैक्रम होता है और एक कॉक्सिक्स होता है। अब यदि हम एक टिपिकल वर्टिब्रे की बात करें तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है यानी जो इसका आगे वाला हिस्सा है उसको हम वर्टिब्रल बॉडी कहते हैं, जबकि जो इसका पीछे वाला हिस्सा है उसको हम वर्टिब्रल आर्च कहते हैं। वर्टिब्रल बॉडी से दो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं जिनको हम पेडिकल कहते हैं। ये पेडिकल पीछे जाके लेमिना से मिलते हैं और वर्टिब्रल आर्च का निर्माण करते हैं। वर्टिब्रल आर्च के बीच में एक वर्टिब्रल फोरामेन होता है यानी एक होल होता है जहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड होके गुजरती है। अब यदि हम इसके लेटरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके साइड में यानी वर्टिब्रल आर्च के साइड में हमें दो प्रोसेस यानी उभार देखने को मिलते हैं। इन प्रोसेस को हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे ही पीछे की तरफ जब दो लैमिना आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक प्रोसेस, एक उभार देखने को मिलता है और उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पाइनस प्रोसेस। अब बात करते हैं हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। इंटर का मतलब बीच से होता है, वर्टिब्रल का मतलब वर्टिब्रे से है यानी रीढ़ की हड्डी से है, और डिस्क का मतलब सॉफ्ट कुशन पैड से है। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होता है और शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। यानी जब हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं तो उस समय हमारे स्पाइनल कॉलम पे जो शॉक पड़ता है उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क का होता है। इसकी जो आउटर लेयर है, जो बाहर की लेयर है, वो फिब्रोकार्टिलेज की बनी होती है और उसको हम एनालस फिब्रोसस कहते हैं, जबकि जो इसका बीच का पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है, वो जेल लाइक सबस्टांस का होता है और उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। अब होता क्या है कि जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे लगातार प्रेशर पड़ता है, न्यूक्लियस पल्पोसस पे लगातार प्रेशर पड़ता है, और इसके साथ ही जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होती हैं, ये लिगामेंट हमारे जो स्पाइनल कॉलम है उसको स्टेबिलिटी देने का काम करती हैं। तो ये जो लिगामेंट है यदि वीक हो जाए या फिर इनमें कोई इंजुरी हो जाए और ऊपर से न्यूक्लियस पल्पोसस पे दबाव भी पड़ रहा है तो ये जो आउटर रिम है यानी जो एनालस फिब्रोसस है उसको डैमेज कर सकती है, और उसको डैमेज करने के साथ ही जो अंदर का जेल मटेरियल है, जेल लाइक सबस्टांस है न्यूक्लियस पल्पोसस, वो बाहर निकलने लगेगा। और यही तो हर्निएटेड डिस्क है, यही तो स्लिप डिस्क है। अब ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये यदि पीछे की तरफ जाता है, पोस्टीरियर जाता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व पे दबाव डालता है, और यदि ये सियाटिक नर्व रूट पे दबाव डालता है तो बैक पेन तो होगा, बैक पेन के साथ में थाई के पीछे वाले हिस्से में भी दर्द होगा, पिंडलियों में भी दर्द होता है, और कभी कभार ये दर्द पूरे पैर तक फैल जाता है, रेडिएट। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। शुरुआती तौर पे बेड रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उस पर जो दबाव होगा वो कम होगा। दूसरा, पेन मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, दर्द है तो पेन किलर आपको लेना ही पड़ेगा। फिजियोथेरेपी भी सिम्टम्स को कुछ रिलीफ, लेकिन यदि कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए तो डॉक्टर सर्जरी का सुझाव देते हैं, जैसे परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक डाइसेक्टोमी।
इसमें दूरबीन विधि के द्वारा डिस्क का जो मटेरियल है वो हटाया जाता है। ऐसे ही लैमिनेक्टॉमी, जिसमें वर्टिब्रे का लैमिना और डिस्क का कुछ हिस्सा हटाया जाता है ताकि नर्व पर जो दबाव है वो कम हो सके। अब बात करते हैं अपनी दादी और परदादियों के ज़माने की, कि उस ज़माने में ऐसा क्या था कि जो हर्निएटेड डिस्क या ये जो स्लिप डिस्क वाली समस्या थी, ये अपेक्षाकृत थोड़ा कम देखने को मिलती थी। बहुत इंटेलिजेंट होते थे वे लोग जब भी चढ़ाई चढ़ते थे वेट लेके अपने सर पे, तो वो अपने कमर में 2.5 से 3 मीटर या 4 मीटर का एक कपड़ा बांध के चलते थे। उसको कमरबंद कहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था कि जो वेट उनके सर में है वो उनके इंटरवर्टिब्रल डिस्क के न्यूक्लियस पल्पोसस पे ज़रूर दबाव डालेगा। उनको अच्छी तरह पता था कि ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उस पे दबाव पड़ेगा तो ये एनालस फिब्रोसस को भी डैमेज करेगा, और एनालस फिब्रोसस यदि डैमेज होता है तो जो जेल लाइक सब्सटेंस है वो बाहर प्रोट्रूड करेगा और प्रोट्रूड करके उनके स्पाइनल कॉर्ड या नर्व को प्रेस करेगा, दबाव देगा, जिससे कि दर्द होने की संभावना रहती थी। तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर को अपनाते थे। दूसरा, वो एक डंडा पकड़ के चलते थे। डंडा पकड़ने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो ये होता था कि जो वेट है वो डंडे के थ्रू कुछ तो रेडिएट कर। और सबसे बड़ी बात, उनकी ट्रेनिंग जिम में नहीं जिंदगी में होती थी। छोटी उम्र से ही उनको मेहनत करने की आदत पड़ जाती थी और समय के साथ उनका शरीर बोझा ढोने के लिए तैयार हो जाता था, और यही कारण था कि उनका शरीर कमज़ोर नहीं बल्कि फौलादी बन जाता था। थैंक यू सो मच।